semicircular wire of length L, mass capital M. Capital M, a mass small m is placed at the center. Small m is placed at the center. Find the net gravitational force. तब ये वायर से हम डायरेक्ट नहीं फाइंड कर सकते कि जो m1 m2 बाई आर स्क्वायर ऐसे अप्लाई कर दें, क्योंकि वो सिर्फ पॉइंट मासेस के लिए वैलिड है। तो इसमें एलिमेंट लेना होगा। अब इस आर की रेडियस हम कुछ एज्यूम करते हैं, रेडियस है इसकी आर, तो इसके लेंथ से और लेंथ और रेडियस में हम रिलेशन लिख सकते हैं कि पाई इंटू आर इज इक्वल टू एल। अब यहां से कोई भी हमें इसमें एलिमेंट लेना होगा, तो एलिमेंट हम लेते हैं सर्कुलर में थीटा डी थीटा पे, तो ये हो जाएगा थीटा और ये हो जाएगा डी थीटा। एंगुलर पोजीशन इसके थीटा है और वहां से डी थीटा को हमने इंक्रीज किया। तो इसकी लेंथ हो जाएगी, आर की लेंथ कितनी होगी, आर की लेंथ हो जाएगी आर डी थीटा, हो जाएगा आर डी थीटा। यस सर। तो ये भी लीनियर ही है, तो वहां पे स्ट्रेट था, ये जो है आर्क शेप का है। तो जो इसका मास होगा डीएम, डीएम इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। अच्छा लैम्डा क्या है, लैम्डा जो है वो मास पर यूनिट लेंथ एम बाई एल। पाई आर। तो ये होगा डीएम। अब ये डीएम का फोर्स हम देखेंगे, ऐसे ऐसे सारे एलिमेंट के फोर्स को वेक्टर वाइज ऐड कर देंगे। तो यहां से ये जो डीएम है वो इस मास को अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो ये जो है डीएफ ऐसे अप्लाई करेगा, ये होगी डीएफ की डायरेक्शन। तो डीएफ की डायरेक्शन होगी, अट्रैक्शन होगा इसका। तो अब सारे एलिमेंट्स जो डीएफ का मैग्नीट्यूड होगा वो डीएफ हम लिख सकते हैं जी स्मॉल एम इंटू डीएम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब सारे एलिमेंट के डीएफ को, सारे एलिमेंट के फोर्स को हमें ऐड करना है, वेक्टर वाइज ऐड करेंगे फोर्सेस को। तो हम यहाँ देखेंगे कि भाई एलिमेंट तो चलो मैग्नीट्यूड तो फोर्सेस का सेम है, सभी जो है आर डी थीटा के एलिमेंट्स हैं और सारे मैग्नीट्यूड सेम है, बट उनके फोर्सेस की डायरेक्शन वैरी कर रही है, सारे एलिमेंट के फोर्सेस की डायरेक्शन वैरी कर रही है। तो अगर फोर्सेस वेरिएबल होंगे तो बहुत सारे वेक्टर्स हैं, तो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए तरीका बताया था कि एक है कंपोनेंट मेथड। कंपोनेंट मेथड बोला था कि यहाँ पे कंपोनेंट मेथड ही बार बार हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे डीएफ वेक्टर को ऐड करना है और सारे डीएफ वेक्टर्स क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे। तो मैं क्या करूंगा, इस डीएफ को मैं कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दूंगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये मान लो ये सेमी सर्कुलर आर्क ही है, लग नहीं रहा है लेकिन है ये जो है डीएफ, ये है डीएफ की डायरेक्शन और ये है थीटा। अब इस डीएफ का कंपोनेंट लूंगा तो ये हो जाएगा डीएफ कॉस थीटा, डीएफ कॉस थीटा, और ये होगा डीएफ साइन थीटा, डीएफ साइन थीटा। तो अब जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स जिसको मैं बोल सकता हूं कि नेट फोर्स अलोंग एक्स, नेट फोर्स अलोंग एक्स इज इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ कॉस थीटा, एंड नेट फोर्स अलोंग वाई इज सारे फोर्सेस के वाई कंपोनेंट्स को ऐड कर देना है डीएफ साइन थीटा। तो ऐसे डीएफ की वैल्यू को यहां पुट करेंगे। थीटा की वैल्यू कहां से कहां होगी, थीटा की वैल्यू मुझे पूरा ये आर्क कंसीडर करना है, तो वो 0 से पाई तक। मैथमेटिकली हम क्या बताएंगे कि थीटा इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू पाई, तो ये जो है 0 टू पाई और ये भी हो जाएगा 0 टू पाई। अब इस केस में हम सिमेट्री यूज कर सकते हैं। सिमेट्री मतलब क्या है, सिमेट्री मतलब यह है कि जैसे एंगुलर पोजीशन पे एक एलिमेंट यहां लोकेटेड था, वैसे ही यहां से भी एंगुलर पोजीशन पे एक सिमिलर टाइप का एलिमेंट यहां लोकेटेड हो, वैसे ही थीटा पे ये एलिमेंट भी क्या कर रहा होगा, ये एलिमेंट भी सेम फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। कितना, ये एलिमेंट भी डीएफ अप्लाई कर रहा होगा। तो डीएफ अप्लाई कर रहा होगा तो इस फोर्स का भी कंपोनेंट होगा डीएफ कॉस थीटा एंड डीएफ साइन थीटा।
डी एफ कॉस थीटा एंड डी एफ साइन थीटा। तो अब ये डी एफ कॉस थीटा दोनों एलिमेंट्स के अपोजिट हैं, दोनों एलिमेंट्स के अपोजिट हैं, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर कैंसिल आउट जाएंगे। हो सकते हैं। तो ड्यू टू सिमेट्री कोई भी हम एलिमेंट लेंगे तो उसके ठीक सिमेट्रिकल एलिमेंट इधर लोकेटेड होगा, जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कैंसिल आउट कर देगा। तो इस सिमेट्री से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं विदाउट इंटीग्रेशन, ये सिमेट्री है तो यहां से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल या डीएफ कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होगा वो डीएफ कॉस थीटा वाला कंपोनेंट कैंसिल होके जीरो ही आएगा, उसका कुछ रिजल्टेंट हमें मिलेगा नहीं। तो डीएफ कॉस थीटा का इंटीग्रेशन या तो हम इसको इंटीग्रेट करें तो भी ये जीरो आएगा, बट इंटीग्रेशन को अवॉइड करने के लिए हम सिमेट्री यूज कर रहे हैं। सिमेट्री का मतलब क्या है कि एक साइड जैसा एलिमेंट है 30 डिग्री पे लोकेटेड एलिमेंट है, उधर से भी 30 पे एक सेम टाइप का एलिमेंट लोकेटेड है, वो क्या है, सेम फोर्स अप्लाई कर रहा है। डीएफ को जीरो कैसे, समझ में नहीं आया। वही तो मैं बता रहा हूँ कि एक थीटा पे अगर कोई एलिमेंट है, यहाँ पे कोई एलिमेंट है, इस एलिमेंट को जैसा कोई एक थीटा पे कोई एलिमेंट लोकेटेड है उसके सिमेट्रिकली, ठीक सिमेट्रिकली मतलब 30 डिग्री पे ही है तो 30 डिग्री पे एक और एलिमेंट लोकेटेड है, जितना फोर्स ये अप्लाई कर रहा है उतना ही फोर्स ये भी अप्लाई कर रहा है, दोनों के फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है। तो अगर मैं इसके भी कंपोनेंट को मैं देखूंगा तो ये जो है डी एफ कॉस थीटा एंड डी एफ साइन थीटा होगा। तो अब ये देख लेंगे कि जो भी एलिमेंट्स हैं, दो दो जो पेयर वाइज जो एलिमेंट हैं वो एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। ये इसका डी एफ कॉस थीटा और इसका डी एफ कॉस थीटा वो दोनों कैंसिल आउट होगा, तो हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट कैंसिल आउट कर देंगे, रिजल्टेंट जो है सिर्फ वर्टिकल वाला हमें मिलेगा। नहीं यस सर। यस सर। यस सर। एफ वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जी डी ए जी एम डी एम बाई आर स्क्वायर जी एम डी एम बाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, थीटा इज वेरिंग फ्रॉम, तो रिजल्टेंट हमें सिर्फ वाई पे फोकस करना है, वो 0 टू पाई। हम वैल्यूज पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 0 टू पाई जी स्मॉल एम, डी एम को लिखेंगे लैम्डा इंटू आर डी थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, तो आर से आर ये कैंसिल आउट होगा, जी एम कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर कर लेंगे, ये 0 टू पाई, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर किया तो जी स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम डिवाइडेड बाई एल, लैम्डा भी बाहर कर दिया और यहाँ पे आर है, आर को भी लिखना पड़ेगा, तो लैम्डा साइन थीटा इंटू डी थीटा, साइन थीटा इंटू डी थीटा 0 टू पाई। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कॉस या माइनस कॉस, तो समझ में आएगा माइनस कॉस, माइनस कॉस। माइनस कॉस। तो ये आर इज इक्वल टू, यहाँ पे ये हो जाएगा जी एम कैपिटल एम बाई एल आर माइनस कॉस थीटा 0 टू पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट हो जाएगी अपर लिमिट हो जाएगी -1, तो यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है तो वो माइनस माइनस हो जाएगा +1, और फिर से माइनस ऑफ लोअर लिमिट और वो माइनस और ये माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, cos 0 इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 1, तो ये इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी 2, तो हो जाएगा 2g स्मॉल m कैपिटल M डिवाइडेड बाई L, और R को हमने एज्यूम किया था, क्वेश्चन में वो गिवन नहीं है, तो R को L के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, R इक्वल्स टू L बाई पाई, R इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाई पाई, तो आंसर हो जाएगा 2g स्मॉल m कैपिटल M पाई डिवाइडेड बाई L स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, 2g mm पाई बाई L स्क्वायर, ये हो यस जाएगा सर। फोर्स। ठीक है, समझे, तो भाई किसी को डाउट है इसमें तो? यस सर। नो सर। लीनियर अप्रोच यहां से समझना है, अप्रोच है कि लीनियर में कैसे एलिमेंट लेंगे, सेम सेंटर ऑफ मास में ऐसा बताया हुआ है एलिमेंट लेने के लिए, बोला भी था कि ये यूज होगा और आगे भी यूज होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाएंगे तो वहां पे भी, तो हमेशा तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि सर्कुलर आर्क मतलब थीटा डी थीटा, एलिमेंट लिया, बेसिक फार्मूला अप्लाई किया और उसको इंटीग्रेट किया। मान लो सिमेट्री अगर नहीं भी समझ पाते हो,
सिमेट्री नहीं भी समझ पाते हो तो जैसे यहाँ पे साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन आया, वैसे यहाँ पे कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन आएगा। थोड़ा सा मेंटली कैलकुलेट करो कि कॉस थीटा को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा में लिमिट पुट करेंगे, साइन पाई वो भी 0, साइन 0 वो भी 0, तो टोटल ये टर्म क्या होगा, इंटीग्रेट करने के बाद भी 0 आ जाएगा। तो अगर सिमेट्री नहीं यूज हो रही है, बट अब मैथमेटिकली जो है फिजिक्स में क्या करना है, मैथमेटिकली तो ठीक है पता चली जाएगा, बट ये चीज समझना है कि 0 क्यों हो रहा है। 0 इसलिए हो रहा है क्योंकि हर एलिमेंट के सिमेट्रिकली एक लोकेटेड है एलिमेंट जो कि सेम मैग्नीट्यूड का फील्ड दे रहा है, और वो दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल आउट कर रहे हैं, वर्टिकल कंपोनेंट्स ऐड हो रहे हैं। ठीक है, हाँ चलो सर। चलो तो अब ये था ग्रेविटेशनल फोर्स। तो लॉज ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म। अब कहोगे इसकी जरूरत क्या है, बेकार। देखो, जरूरत इसकी तब है जबकि हमारा विजुअलाइज करना डिफिकल्ट हो। जैसे मान लो मैं तुम्हें दे दूं कि एक 1 kg का मास जो है, 1 kg का मास 1 2 3 पे लोकेटेड है, और 5 kg का मास जो है वो 4 5 6 पे लोकेटेड है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड इट्स डायरेक्शन। अब 2 डायमेंशन में, प्लेन में ट्राइंगल था, स्क्वायर था, तो हमारे लिए विजुअलाइज करना आसान है, क्या यार इससे फोर्स अप्लाई हो रहा है, 60 डिग्री पे हम ऐड कर देंगे। बट अब 3 डायमेंशन में एंगल वैंगल उतना क्लियरली विजुअलाइज करने में करना प्रॉब्लमेटिक है थोड़ा। तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या है कि हम डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म यूज कर लेंगे अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आती है। तो वेक्टर फॉर्म में पहले वो लॉ लिखेंगे। क्या है वेक्टर फॉर्म? वेक्टर फॉर्म स्केलर मैग्नीट्यूड हमें पता है, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड पता है स्केलर फॉर्म से। वेक्टर फॉर्म के लिए सपोज कि हम यहाँ पे लेते हैं कि एक मास है, m1 मास है, और m1 मास है, इसकी पोजीशन वेक्टर है r1। देखो वेक्टर के लॉजिक से ये लॉ लिख दिया जाएगा वेक्टर फॉर्म में, कुछ है नहीं ये, अगर वेक्टर के बेसिक्स समझ रहे हो तो। ये है r2, ये x एंड y प्लेन है। अब इसमें हम एक नोटेशन यूज करेंगे F12, इट इज द फोर्स अप्लाइड बाई, इट इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। 1 की वजह से, 1 के ऊपर 2 के वजह से फोर्स, ये F21 इसका अपोजिट हो जाएगा। फोर्स ऑन 2, कौन सा फोर्स? ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो M2 1 F12 हम लिखते हैं। क्या F12 का मैग्नीट्यूड पता है? Gm1 M2 बाई सेपरेशन का स्क्वायर। अब ये सेपरेशन जो है, मान लेते हैं कि ये फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो ये इधर फोर्स अप्लाई करेगा और ये जो है ऐसे फोर्स अप्लाई करेगा। ये होगा F12 और ये हो जाएगा F21 वेक्टर। अब यहां से मैं एक वेक्टर लिखता हूं, ये वेक्टर जो है जो यहां से ज्वाइन करता है इसको। ये अगर देखोगे तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, ये है R21 वेक्टर। R21 वेक्टर कैसे, जिस जहां से ये पोजीशन यहाँ पे है ना 1 पे है और ये 2 की तरफ डायरेक्टेड है, मतलब ये वेक्टर क्या बता रहा है, पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। वही तो बोलते हैं, पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, R21। सर वो वाला भी F21 ही होगा जो R1 R21 के ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर तो ना फोर्स लग रहा है, वो किसके फोर्स ऊपर? लगा रहा है। नहीं सर, जो R21 के ऊपर वाला F, जो हाँ, आप F2 लिखे हो तो F21 होना चाहिए था ना। F21 तो यहाँ पे है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। F21 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। F12 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। सर लेकिन तो वो एरो तो M2 के ऊपर जा रहा है। अबे तो अट्रैक्ट ही करेगा ना उसको, एरो किधर जाएगा, ऐसे फोर्स थोड़ी लगा रहा है उसको, तो अट्रैक्ट कर रहा है ना, एरो उसको जाके लग नहीं रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है ना ओह, टू। ओहो, ये सर। ओहो, ठंड ज्यादा लग गई है वैसे तुम्हें, टोपी वोपी पहनो। तो ये
ये अट्रैक्शन अट्रैक्टिव है इसलिए दिखाया है, बस ऐसे ही है। चाइनीज आइटम, चाइनीज झालर जो एनी टाइम फॉल्ट मार जाएंगे। सब पढ़ लो लेकिन एनी टाइम। F12 और F21 फोर्स 2 अप्लाई कर रहा है तो अट्रैक्ट कर रहा होगा उसको, तो F12 हो गया, वो F21 है। तो इसकी डायरेक्शन, एक वेक्टर मैंने ड्रॉ किया 1 से 2 की तरफ, एक वेक्टर मैंने ड्रॉ किया 1 से 2 की तरफ, तो इसका माने नॉमेनक्लेचर में था कि ये क्या बताएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। फिर भी कुछ तो सोच रहे होंगे ये क्या है, ऐसा क्या है, ये सब क्या है। R डैश मान लो भाई, R डैश मान लो। यहाँ से ये R1 है, यहाँ से मैंने एक R डैश वेक्टर बना दिया, और ये जो है R2 वेक्टर है, ये R1 वेक्टर है, ये R डैश वेक्टर है। तो अगर हम ट्रायंगल लॉ अप्लाई करेंगे तो ट्रायंगल लॉ से हमें मिल जाएगा वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R डैश। ट्रायंगल लॉ बचपन में पढ़ा था ये, R डैश इज यस इक्वल टू R2। तो ये हो जाएगा R डैश इज इक्वल टू R2 माइनस R1। मतलब इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा R डैश का मॉड, वही तो डिस्टेंस होगी, वो क्या हो जाएगा, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। अब अगर R21 देख पाते हो कि भाई वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या है, टेल जहां होता है उसके रेस्पेक्ट में, जैसे मैंने यहाँ पे ओरिजिन पे रखा है, ओरिजिन से वेक्टर ड्रॉ किया है तो ये ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बता रहा है। 1 से ड्रॉ कर दूंगा तो ये 1 के रेस्पेक्ट में बता रहा है। तो अगर ऐसे देखोगे तो R21 को लिखने का भी तरीका था, पोजिशन वेक्टर ऑफ हेड माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ टेल, R2 माइनस R1। ये वेक्टर वहां से आए, चाहे यहाँ से हम R डैश से जूम कर लें, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। अब फोर्स जो है वो इसी डायरेक्शन में, ध्यान देखो, इसी यही है। क्या यूनिट वेक्टर लिख पाओगे इस डायरेक्शन में, R डैश के डायरेक्शन में क्या यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं। okay. यस सर। क्या होता है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स, वेक्टर डिवाइडेड इट्स मैग्नीट्यूड। तो R डैश इज इक्वल टू, कि ये हो गया वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना। तो अब फोर्स का मैग्नीट्यूड मुझे पता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड पता है स्केलर फॉर्म से, और डायरेक्शन यहां से उसी यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में है। यूनिट वेक्टर का यूज ही होता है डायरेक्शन बताने के लिए। तो इस इक्वेशन को अगर मैं लिखूं, फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू Gm1m2 बाई R डैश का स्क्वायर, डिस्टेंस R डैश बता रहा है तो ये वेक्टर R डैश का स्क्वायर मॉड लिखा, इनटू R डैश का यूनिट वेक्टर। R डैश यूनिट वेक्टर को लिख सकते हैं ऐसे कि Gm1m2 डिवाइडेड बाई मॉड R डैश का होल स्क्वायर इनटू R डैश वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ R डैश। ये है, ये मॉड R स्क्वायर जो है, मॉड R डैश स्क्वायर और R डैश का मॉड, ये क्यूब हो जाएगा। और फिर R डैश वेक्टर को हम अगर लिख लेंगे सारा कुछ एक साथ, तो F12 इज इक्वल टू Gm1m2 ब्रैकेट R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1 वेक्टर के मॉड का क्यूब। ये जो है डरावना इक्वेशन आया हुआ है, देखते ही कहीं तो डर गए होंगे, ये क्या, वो तो Gm1m2 बाई R स्क्वायर ठीक था। F12 है तो यहाँ पे बस याद रखने के लिए 2 माइनस 1, R2 माइनस R1। अब यहाँ पे क्यूब आ रहा है, क्यों, क्योंकि ऊपर हम वेक्टर लिख रहे हैं, तो वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर के वजह से यहाँ पे क्यूब आ रहा है। लॉ तो वही है एज सच, बस ये यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई हुआ है तो ऊपर वेक्टर आ जा रहा है, और वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड का क्यूब आ रहा है, समझे। सर ये फोर्स से वापस एक और बार बता दीजिए, थोड़ा वो नेटवर्क हो गया था, वो जब आपने रेडियस बताया था वो वहां तक ठीक था। रेडियस, ये लो, हाँ सर यही। रेडियस नहीं है, पोजीशन वेक्टर है ये। हाँ सर मतलब वही पोजीशन हाँ वेक्टर। हाँ हाँ। तो R डैश इज इक्वल टू R2 माइनस R1, ये है हेड, यहाँ से R डैश पोजीशन वेक्टर यहाँ से। तो पोजीशन वेक्टर हमने फाइंड कर लिया, कुछ कुछ एक पोजीशन, यहाँ फोर्स के डायरेक्शन में मैंने एक वेक्टर मान लिया जो 1 से 2 की तरफ डायरेक्टेड है। तो ट्रायंगल लॉ से यहाँ से फाइंड कर लो, ट्रायंगल लॉ से R1 प्लस R डैश इज इक्वल टू R2, सो R डैश इज इक्वल टू R2 माइनस R1। तो ये मॉड R डैश इज इक्वल टू मॉड R2 माइनस मॉड R1 वेक्टर, और ये यूनिट वेक्टर भी डिफाइन कर लिया। फिर हमने फोर्स लिखा, फोर्स का मैग्नीट्यूड,
फोर्स वेक्टर लिखना है तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड इनटू इट्स यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर लिख दिया और फोर्स लिख दिया। ये दोनों मॉड को फिर यहाँ पे लिख दिया, मॉड का क्यूब हो गया, और आर डैश को लिख लिया 2-1, आर डैश को लिख लिया 2-1। तो F12 हो जाएगा GM1M2 R2-R1 डिवाइडेड बाई R2-R1 का क्यूब। सिमिलरली अगर हमें F21 लिखना है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो इज इक्वल टू GM1M2 R1-R2 डिवाइडेड बाई मॉड R1 माइनस मॉड R2 का क्यूब। मॉड R1 माइनस मॉड R2 का क्यूब। यहाँ से जो है इक्वल एंड अपोजिट तो होते ही हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21। समझे? यस सर। यस सर। क्या सोच रहे हैं क्या बोलूं मैं? यस सर। समझ में तो नहीं आ रहा है, लेकिन ये वेक्टर लिखने से थोड़ा ठीक से फीलिंग नहीं आ रही है। समझ में नहीं आ रहा है। अरे ये मॉड यहाँ से है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे वो डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस भी तो वही लेंथ है, उसी वेक्टर की लेंथ है। यहाँ से ये 8, इसलिए क्यूब आ गया। तो फिर आपने तो उसको ऊपर स्टेप में तब आप वो अलग किए क्यों था, वो समझ में नहीं आ रहा है। यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई क्यों किया? अबे किया क्योंकि क्वेश्चन आता है, और क्या 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 बोलो बोलो घोष तो भाई वैज्ञानिक क्या बोल रहा है, क्या क्यों किए? ये सर वो यूनिट वेक्टर का जो ये किए, फोर्स तो GM1M2 बाई आर डैश के स्क्वायर होने से होता है सर यूनिट वेक्टर। अबे वेक्टर कैसे लिखोगे यार, यही तो समस्या है, बैक टू जीरो हो जाते हो तुरंत। अगर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है और एक्स के एक्सिस के लॉन्ग है तो क्या लिखोगे? 10 आई कैप। यस सर। आई कैप क्यों लिखे? तो डायरेक्शन दिखाने के लिए। तो वही काम किया गया, वो तो यस सर। मैग्नीट्यूड है ना उसका, फोर्स का मैग्नीट्यूड यस है। सर। यस सर। सर आपने F21 जब लिखा है तब आपने नेगेटिव मतलब साइन देते वक्त सिर्फ ऊपर का ही चेंज होगा ना? ऊपर का ही चेंज होगा, हाँ। तो ठीक है, मॉड से फर्क नहीं पड़ेगा, बट एक ऑर्डर मेंटेन रहे इसलिए वहां पे R1 माइनस R2 कर दिया। नीचे का ही ऊपर का ही चेंज होगा, वो फर्क नहीं पड़ेगा उससे, बट एक सिमेट्री ऑर्डर है इसलिए लिख दिया है। इफेक्टिवली तो तुम्हें लेंथ ही फाइंड करना है। इस फॉर्मूले को यूज करके फोर्स का मैग्नीट्यूड बताओ भाई, जिनके पास पेन पेपर है कुछ। फाइंड force between the masses, force between the masses m1 is equal to 10 kg located at 1 2 3 located at, and m2 is equal to 5 kg located at 4 5 6. Find the force between these two masses. फॉर्मूला या ऐसे कर लो, फोर्स फाइंड F12, फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2, ये फाइंड कर दो। F12 इज इक्वल टू GM1M2 बाई 2-1 R2 माइनस R1 का क्यूब मॉड का क्यूब इंटू R2 माइनस R1 ये हो जाएगा वेक्टर। R2 माइनस R1 ये है R2 और ये है R1, तो पोजीशन वेक्टर फाइंड करने के लिए वेक्टर्स कोऑर्डिनेट में से सबट्रैक्ट करना, तो 4-1 5-2 6-3, तो ये आएगा G की वैल्यू हम पुट कर देंगे 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 10 इंटू 5, और ये ब्रैकेट में वैल्यू 12.35 into 10 to the power -11 आ रहा है।
डिवाइडेड बाई मॉड क्यूब, तो ये हो जाएगा 3√3, 3√3 का क्यूब, तो 27√3 होगा ये, यस सर। 27√3। तो 27 ही नो होगा, सर, 27√3 सर कैसे? 81√3 आएगा ना? वाई सर, है सर नो 3√3 का क्यूब, अच्छा ओए ये 81, 81, 81, 3 का ही हो जाएगा 27, और उसके बाद √3 का हो जाएगा 3√3, तो 81√3। यस सर। ठीक है, 81√3, तो ठीक है, यहाँ से कुछ सर आएगा। ऊपर भी फिर 3√3 आएगा, आई कैप जो है, जो वेक्टर फॉर्म में है। हाँ, ये क्या मैग्नीट्यूड नहीं लेना है ना, मैग्नीट्यूड वेक्टर फॉर्म में ही बताना है, डायरेक्शन भी आएगा, आ रहा है इसमें अपने आप। सर 333.5 into 10⁻11 into 3i cap plus 3j cap plus 3k cap by 81√3। सर मैंने वेक्टर का भी अगर वैल्यू निकाल दिया जाए तो मैंने वो वाला बताया। वेक्टर की वैल्यू क्या होती है? वेक्टर की कोई वैल्यू नहीं होती है, सर मतलब वही अगर हम लोग मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। तो हाँ सर। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फिर इतना क्यों करना है? मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तो Gm1m2/r² करने से ही हो जाएगा मैग्नीट्यूड। ये हमें फोर्स F12 का फाइंड करना है, तो ये वेक्टर फॉर्म में ही लिखना है इसको। तो अब ये वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है ये बताना है, ये टोटल ये वैल्यू कितनी आ रही है? तो भाई कोई कैलकुलेट नहीं कर रहा है। 6.67 इंटू 10 इंटू 5 इंटू 1.73, 333.5। 7.1, 7.1 इंटू 10⁻11 I प्लस J प्लस K हाँ सर 7.1। न्यूटन। ये हो जाएगा फोर्स वेक्टर। 7.1 इंटू 10⁻11 I प्लस J प्लस K एन कैप, K कैप, इतने न्यूटन का फोर्स हो जाएगा। तो अपने आप वेक्टर है तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी है और वेक्टर की डायरेक्शन भी है। इस लाइन के लॉन्ग या इस वेक्टर के लॉन्ग फोर्स एक्ट कर रहा है, तो हमें कुछ इसमें विजुलाइज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ इसका वेक्टर फॉर्म। तो ये फोर्स से रिलेटेड पॉइंट है। नेक्स्ट हम चलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड ईजी। अच्छा, ग्रेविटेशन से सिर्फ जो है अर्थ तक लिमिटेड नहीं है। ये मत सोचना कि जो ग्रेविटेशन बात हो रहा है वो अर्थ के फील्ड की बात हो रही है। अर्थ तो एक ऑब्जेक्ट है जो कि ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट करता है। हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? किसी भी दो मासेस के बीच का फोर्स, किसी भी दो मासेस की वजह से जो भी है। तो ग्रेविटेशनल मतलब एक यूनिवर्सल चीज है, उसको सिर्फ अर्थ तक सर लिमिटेड। इसके अबव वाला का आंसर कितना निकाले? 7.1 इंटू 10⁻11। तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड। तो सर हम 577.63 आएगा ना इंटू 10⁻11। भाई क्या कर रहे हो? ये नहीं आ रहा है? सर चलेगा।